मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ओपन डिचेस। ओपन डिचेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सरफेस ड्रेनेज बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओपन डिचेस हम क्या समझ रहे हैं? कोई भी ओपन चैनल जो कि हम फील्ड में क्रिएट कर रहे हैं, और छोटा हो या बड़ा, जैसे कि कैनाल, वो भी ओपन डिचेस का एक एग्जांपल है। तो ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन आसान होता है, मेंटेनेंस काफ़ी लो कॉस्ट की होती है, कंस्ट्रक्शन भी लो कॉस्ट की होती है, और ये किसी फील्ड में जैसे वाटर, किसी सिंगल फील्ड से भी वाटर कन्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ओपन डिचेस का यूज इरिगेशन के लिए भी हो सकता है। The main advantages of open ditches are the ease of construction either with machines or manual labor। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है इसका कि आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है मशीन्स के द्वारा, मैनुअल लेबर के द्वारा, या और उसका एक और एडवांटेज ये भी है कि उसकी ओपन डिचेस की एबिलिटी वॉल्यूम कैरी करने की, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने की जो होती है वो ज़्यादा होती है, और रिलेटिवली चीपर होती है, कम कॉस्ट की होती है सब सरफेस सिस्टम से। तो जिसकी एडवांटेजेस हैं उस पर डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ये जो है वो लैंड का एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, लैंड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और फार्मिंग ऑपरेशन को भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है सब सरफेस सिस्टम के कंपैरिजन में। Another difficulty with the open drains is problem of construction and maintenance under unsuitable soil condition। यहाँ पे कह रहा है कि ये एक इसका डिसएडवांटेज ये भी होगा कि कंस्ट्रक्शन इसका और मेंटेनेंस दोनों है जो है अनसुटेबल सॉइल कंडीशन के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब कंस्ट्रक्शन एक इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी, जो कि सॉइल पे डिपेंड करता है। Even though subsurface drains are used for individual field or a group of fields, open drains are still to be used to convey the water to the field outlet। मतलब subsurface drain system किसी सिंगल फील्ड के लिए भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ फील्ड्स के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे ड्रेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपन डिच में ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे इस फील्ड के लिए यूज होना है वो वहीं पे ही होगा। The problem of maintenance of open drains is more important one। तो मेंटेनेंस जो प्रॉब्लम है ओपन डिचेस में, यही मेजर डिसएडवांटेज है इसका। और यहाँ पे वीड्स जो है वो काफ़ी जल्दी से तेज़ी से ग्रो करती हैं ओपन डिचेस में, जो कि इसकी वॉल्यूम कैरी करने की कैपेसिटी, वाटर वॉल्यूम कैरी करने की कैपेसिटी को कम करती है। नेक्स्ट देते हैं design discharge for open ditches। The rate at which open drains have to remove the water from an area depends upon rainfall, size of drainage area, characteristics of drainage area, nature of crop grown, including the degree of protection needed from the flooding। तो जो डिस्चार्ज रेट हमको डिजाइन करना है ओपन डिच का, वो डिपेंड करेगा रेनफॉल पे, साइज ऑफ ड्रेनेज एरिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रेनेज एरिया, nature of crop grown, or degree of protection needed for them from flooding। In watershed with average slope of land more than 1 to 2%, the peak rate of runoff to be handled is calculated by runoff estimation method। तो इस runoff estimation method तो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। The runoff for open ditches designed by expressed as drainage coefficient। तो ड्रेनेज कोफिशिएंट के बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ये न्यूमेरिकल भी सिमिलर है, बहुत इजी सा है।
A watershed of 1500 hectare is discharging through a drain at an average rate of 2.5 meter per second. Calculate the drainage coefficient. If drainage coefficient is 3 centimeter, what would be discharged through the drain? तो यहाँ पे एक और कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी हुआ है पिछले न्यूमेरिकल से. डिस्चार्ज इन 24 आवर्स निकालना है अपने को ड्रेनेज कोफिशिएंट के लिए, तो वो निकाल लेंगे हम 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 इंटू 24. अब ये जो डिस्चार्ज है उसको एक दिन के निकालने के लिए हम 24 गुणित 60 गुणित 60 किए और इसको डिवाइड करेंगे एरिया से. एरिया हमारा 1500 हेक्टेयर, उसको कन्वर्ट किए हैं मीटर स्क्वायर में 10,000 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया 0.0144 मीटर. देन नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ड्रेनेज कोफिशिएंट इज 3 सेंटीमीटर, रेट ऑफ फ्लो थ्रू ड्रेन इज. तो अब ये ड्रेनेज कोफिशिएंट दिया है, हमको उस फील्ड का डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा. तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हम पहले तो सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 24 गुणित 60 गुणित 60 से. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब सभी के मन में आएगी ये बात कि 24 दो बार क्यों. तो दो बार इसलिए कि जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 24 आवर्स के लिए होता है, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड के लिए निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 24 दो बार. देन मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से 1500 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगी हमारी 0.22 मीटर पर सेकेंड उस ड्रेन की डिस्चार्ज. आगे देखते हैं. द सिक्रोस्क्रिप्ट फॉर्मूला. अब ये क्यों यूज होता है, ये यूज होता है डिस्चार्ज डिजाइन करने के लिए. Q इज इक्वल टू सी ए की पावर पी. लेकिन हम नॉर्मली एक जनरल फॉर्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू ए बी, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. ये फॉर्मूला यूज करते हैं डिजाइन डिस्चार्ज के लिए, तो ये बस इस फॉर्मूले को जान लीजिए, न्यूमेरिकल में यूज नहीं होना है. Q है यहाँ पे डिजाइन डिस्चार्ज, C है कोफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, P है कोफिशिएंट जिसकी जनरल वैल्यू 5.6, एरिया है A है एरिया इन स्क्वायर माइल्स. दिस फॉर्मूला इज entirely empirical and has derived upon a large number of observations carried out in USA. ये जो है USA के लिए क्रिएटेड फॉर्मूला है जो कि इंटायरली एम्पेरिकल है, मतलब ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है. द वैल्यू ऑफ Q इज नॉट द सेम एज पीक डिस्चार्ज एंड इट में सो हैपन दैट इट्स वैल्यू विल बी मच लेस देन पीक डिस्चार्ज as certain amount of flooding is allowed before the water is drained. For using formula, यहाँ पे C की वैल्यू दे दी गई है, then rainfall excess is expressed in inches and is determined from the maximum 24-hour storm. Then next formula है Boston Society formula. अगेन मैं याद दिला देता हूँ, Q इक्वल टू ए बी का फॉर्मूला ही हमको यूज करना है कहीं पर भी डिजाइन डिस्चार्ज के लिए न्यूमेरिकल्स में. इस फॉर्मूले को बस जानना है, याद रखना है, अगर एग्जाम में कभी आया तो, वैसे तो आता नहीं. Q इक्वल टू सी ए की पावर 1/2. Q है पीक डिस्चार्ज, C है कोफिशिएंट, A है पीक कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर माइल्स. देन नेक्स्ट है, इस टेबल में दिया गया वैल्यूज ऑफ C इन बॉस्टन सोसाइटी फॉर्मूला. डिफरेंट साइज के कैचमेंट एरिया के लिए, डिफरेंट रेनफॉल वाले एरिया के लिए. देन नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन ऑफ ओपन डिचेस. द ओपन डिचेस फॉर ड्रेनेज शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. मतलब ओपन डिच के ड्रेन डिजाइन करने से पहले उस एरिया में या
उस एरिया के लिए जिस एरिया के लिए हमको ओपन चैनल डिज़ाइन करना है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इन 3 चीज़ों को, जिनमें से पहला है एडिक्वेट कैपेसिटी टू कैरी ड्रेनेज डिस्चार्ज, मतलब वो जिस फील्ड में हमको ओपन डिच लगाना है या कंस्ट्रक्ट करना है उसका साइज ऐसा होना चाहिए, कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो उस फील्ड से प्रॉपर तरीके से सही अमाउंट में डिस्चार्ज करे ड्रेनेज के जो वाटर है उसको अच्छे से टाइम पे रिमूव कर सके। ये नहीं कि अचानक कहीं उस एरिया में फ्लडिंग आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर गया तो जो चैनल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर ओवरफ्लोइंग होने लगे उनमें से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैपेसिटी है वो डिज़ाइन होनी चाहिए उस फील्ड के लिए। देन उस फील्ड में वेलोसिटी उस ड्रेनेज चैनल की वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए फ्लोइंग वाटर के लिए कि वो ना ही इस कवरिंग और ना ही सिल्टिंग, मतलब कटाव ना करे और साथ ही साथ उस फील्ड से सॉइल इरोशन ना करे, और जो साइड स्लोप है वो स्टेबल होनी चाहिए है थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपन डिचेस या ओपन चैनल। फॉर ड्रेनेज डिचेस द मोस्ट convenient cross section for excavation and maintenance is a topsoil section. A typical cross section of drainage ditch is shown. तो ये इस इमेज में देखिए, ये है एक टिपिकल एग्जांपल ऑफ ओपन डिचेस या फिर ओपन ड्रेन सिस्टम या ओपन चैनल, जो भी बोल सकते हैं, सभी एक ही चीज़ें हैं। ये है ट्रेपेजोइडल चैनल, बेस विड्थ, ये होगा बेस विड्थ इसका। फ्री बोर्ड इसलिए दिया जाता है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तहत, ताकि कभी उस चैनल में कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर आ जाए तो उस वाटर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, ना कि उसमें फ्लडिंग हो जाए या ओवरफ्लोइंग होने लगे। अब ये है बम्प्स का मतलब है एक डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्पॉइल बैंक्स के थ्रू। स्पॉइल बैंक और चैनल के बीच एक डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं बम्प्स। अब स्पॉइल बैंक किसको बोलते हैं? स्पॉइल बैंक वो चीज़ है जो चैनल्स के साइड में उसमें और सिल्टिंग ना हो या कुछ अननेसेसरी चीज़ें या फिर अननेसेसरी चीज़ें ना आ सके। और उसका एक और यूज़ भी होता है कि वो ओवर फ्लोइंग जो कंडीशन हो सकती है उसको भी रोकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए वाटर जो ऊपर काफ़ी भर गया तो ये भी एक ओपन चैनल की तरह काम कर सकता है। अब स्पॉइल बैंक्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ ही दिया जाए, एक साइड भी देते हैं, दोनों साइड भी देते हैं। मेनली जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है यहाँ से एक्सकवेटेड सॉइल के लिए, जो ओपन चैनल बनाने के लिए हम सॉइल की खुदाई किए रहते हैं उसी का यूज़ करने के लिए स्पॉइल बैंक्स बना दिया जाता है। Then the design of each section is done by Manning's formula. तो ये मैनिंग्स फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। इसी के थ्रू हम ओपन चैनल या ओपन डिचेस का डिज़ाइन करते हैं। Beach side slopes should be stable and stability depend upon soil texture. ये मेन कंडीशन है ओपन डिच क्रिएट करने के लिए कि साइड स्लोप जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी जो है उसकी सॉइल टेक्सचर पर डिपेंड करती है। साइड स्लोप्स टेंड टू बिकम अनस्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एंटरिंग द साइड्स ऑफ द डिचेस। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है ओपन डिचेस में कि साइड्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है तो साइड ओपन डिच के वॉल के थ्रू सॉइल के अंदर घुसती जाती है और वहाँ पे एक अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करके वहाँ के सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करने की कोशिश करती है। सैंडी सॉइल बिकॉज ऑफ लैक कोहेजन आर रिलेटिव अनसुटेबल देन क्ले सॉइल। अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स मतलब है सॉइल के बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब सैंडी सॉइल में कोहेसिव फोर्स जो है बहुत कम होता है, इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। और क्ले सॉइल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसमें कोहेजन फोर्स ज़्यादा भी होती है, इसलिए वो सुटेबल और स्टेबल कंडीशन में रहता है। अब
किसी ओपन डिच में साइड स्लोप की स्टेबिलिटी कॉम्पैक्शन के थ्रू ही हमको ज़्यादा मिल सकती है। किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कॉम्पैक्शन कर सकते हैं साइड स्लोप का, बट इससे फ़ायदा ये होता है कि जो साइड स्लोप है, जो चैनल है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, बट ये मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है वो कॉस्टली होते हैं। देन इस टेबल में दिया गया है साइड स्लोप फॉर ओपन डिचेस। डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए एक फिक्स्ड साइड स्लोप दिया गया है, वो ये हैवी क्ले सॉइल के लिए 1:1, क्ले और सिल्ट लोन के लिए 1.5:1, सैंडी लोन के लिए 2:1, लूज सैंड के लिए 3:1। तो अब ये रेशियो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये मैं बता देता हूँ। 1:1 बोला जा रहा है। इसका मतलब है 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल 1 चल रहे हैं तो वर्टिकल में भी 1 चलना पड़ेगा हमको। इसको और अच्छा समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कोई बंदा है, उसको स्लोप क्रिएट करना है, लाइक बोला जाए 3:1 का स्लोप क्रिएट उसको करना है साइड स्लोप। तो क्या करेगा, लेंथ में 3 मीटर आगे बढ़ेगा और एट दैट टाइम वो 1 मीटर भी ऊपर की ओर बढ़ेगा। 3 मीटर हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा, 1 मीटर ऊपर की ओर बढ़ा। अब यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट कर दिया, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। तो इसी को हम बोलेंगे 3:1 का स्लोप। इस सरफेस पे 3:1 का स्लोप हमको मिल गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The grade given to ditches is controlled by natural topographic condition. The grade should be such that velocity of flow in channel should neither cause silting nor scouring of the bed and the banks. मतलब जो ग्रेड है वो सॉइल के लिए सूटेबल होना चाहिए, किसी भी सॉइल के लिए, जिसमें कि जो वेलोसिटी में उस चैनल में फ्लो हो वो ना ही सिल्टिंग हो और ना ही स्काउरिंग हो। उस फील्ड के उस साइड स्लोप के उस चैनल के कटाव ना हो उस वेलोसिटी और उस ग्रेड के तहत। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस टेबल में दिया गया है परमिसिबल वेलोसिटी इन नॉन मैचुरेटेड चैनल्स। अब ये जो वेलोसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। किसी किसी न्यूमेरिकल में परमिसिबल वेलोसिटी दिया हुआ होता है और किसी में नहीं होती है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है सभी सॉइल के लिए कि परमिसिबल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।